वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। जैसा कि आपको पता है मैं अपने चैनल का टाइटल चेंज कर चुकी हूँ, तो आपको अब इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। लेट्स स्टडी साथ साथ। ओके, तो आपको पता ही है कि हम डेली ग्रामर के और लिटरेचर के प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करते हैं। तो उसी सीरीज़ में हम एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो है ग्रामर का प्रैक्टिस सेट, ठीक है। अब ग्रामर के बहुत सारे क्वेश्चंस को हम आज सॉल्व करने वाले हैं और साथ ही उनके कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं। तो जिसने भी मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखा है तो इस चैनल पर जाकर देख सकता है। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज Yes, question number 1. Which punctuation mark is used in the brother-in-law? देखिए यहाँ पे एक कंपाउंड नाउन का वर्ड लिखा हुआ है ब्रदर इन लॉ। अब इसमें जो ये सिंबल लगे हुए हैं ना इस तरीके के, इन्हें क्या बोला जाता है ये पूछा गया है, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शंस हैं हाइफन, कॉलन, सेमी कॉलन, कोमा। देखिए पंक्चुएशन में अक्सर या तो करेक्टली सेंटेंस में पंक्चुएटेड करेक्ट सेंटेंस जो पंक्चुएटेड होगा उसे पूछा जाएगा, या फिर मार्क्स के बारे में भी पूछ लिया जाता है अक्सर कि इस वाले सिंबल को क्या बोलते हैं, या फिर इस वाले सिंबल को क्या बोला जाता है, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, या इसके ऊपर अगर मैं एक पॉइंट और लगा दूं तो इसे क्या बोलेंगे, ठीक है, और साथ में ये वाला सिंबल कौन सा है, ठीक है। इस तरीके से सारे सिंबल्स के बारे में पूछा जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो डैश लगे हुए हैं, ठीक है, इन सिंबल्स को क्या बोला जाता है, हाइफन, कॉलन, सेमी कॉलन, कोमा। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, हाइफन। ओके, नाउ देखिए सेमी कॉलन कॉलन आपको पता ही है, और कोमा, कोमा कौन नहीं जानता कोमा को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज बिसाइड्स अ कोमा व्हाट इज यूज्ड टू मार्क ऑफ अ डायरेक्ट क्वेश्चन। ओके, देखिए बिसाइड्स अ कोमा मतलब कोमा के अलावा, कोमा भी हम यूज कर सकते हैं लेकिन इसके अतिरिक्त और क्या, व्हाट इज यूज्ड टू मार्क ऑफ अ डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट कोटेशन, सॉरी ये कोटेशन है, ठीक है। तो डायरेक्ट कोटेशन में और कौन सा मार्क हम यूज कर सकते हैं? ऑप्शन है आपके पास कॉलन, सेमी कॉलन, फुल स्टॉप, हाइफन। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। बिसाइड्स अ कोमा, कोमा के अतिरिक्त क्या यूज हो सकता है? यस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कॉलन। कॉलन को भी हम इसी तरीके से यूज करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए स्मॉल पॉज के लिए कोमा और कॉलन का यूज किया जाता है, ये भी चीज ध्यान रखना। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट डज शो अ ग्रेटर पॉज देन दैट इंडिकेट बाय अ कोमा। ओके, आपको बताना है कि जैसे कोमा, कोमा क्या इंडिकेट करता है? एक स्मॉल पॉज को, ठीक है। अब ये कह रहा है व्हाट डज शो अ ग्रेटर पॉज, मतलब थोड़ी ज़्यादा देर का पॉज अगर लिया है तो उसमें कोमा के देन दैट इंडिकेट बाय अ कोमा, तो जो कोमा के द्वारा जो इंडिकेट किया जाता है स्मॉल पोज, उससे अगर थोड़ा ग्रेटर पोज लिया गया है तो उसे क्या बोलेंगे, मतलब उस समय पर कौन सा सिंबल यूज हो रहा होगा? ऑप्शन है आपके पास कोमा, कोमा तो हो नहीं सकता क्योंकि कोमा से ग्रेटर कहा गया है, फुल स्टॉप, हाइफन, सेमी कॉलन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखिए फुल स्टॉप भी नहीं होगा, तो दो ऑप्शन तो हमारे रॉन्ग पहले से हो गए, कोमा और फुल स्टॉप। अब बताइए क्या उसमें हाइफन यूज होगा या फिर सेमी कॉलन यूज होगा? सोचिए आंसर कीजिए। यस, उसमें क्या यूज होगा? द सेमी कॉलन। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, question number 4 is choose the correct transformation of the following sentence from simple to complex. Okay, नीचे एक सेंटेंस दिया है जो फिलहाल सिंपल फॉर्मेशन में है, ओके और अब हम इसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में चेंज करेंगे, ठीक है। ऑप्शन पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं। सेंटेंस क्या है हमारा? ओइंग टू इलनेस ही कुड नॉट अटेंड द कॉलेज। ओइंग टू इलनेस ही कुड नॉट अटेंड द कॉलेज। देखिए अब यहाँ पर रीज़न भी दिया गया है और उसका रिजल्ट भी दिया गया है। अभी हमें इसे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है, तो कौन सा सेंटेंस करेक्ट हो सकता है? फर्स्ट है
ड्यू टू इलनेस ही कुड नॉट अटेंड द कॉलेज। बी है एन अकाउंट ऑफ इल हेल्थ ही कुड नॉट अटेंड द कॉलेज। सी है he could not attend the college because he was ill. And D, because of illness he could not attend the college. What is the correct answer? सोचिए और आंसर कीजिए। यस देखिए, अगर हम पहले सेंटेंस की बात करें, ड्यू टू इलनेस ही कुड नॉट अटेंड द कॉलेज, तो ये तो अपने आप में ही एक सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस, क्योंकि इसमें एक ही प्रिंसिपल सब्जेक्ट है और एक ही मेन वर्ब है। ठीक है, मतलब एक ही प्रिंसिपल क्लॉज का यूज़ हो रहा है। ओके, तो ये तो हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। अब सेकंड पार्ट की बात करें, यानी कि ऑप्शन बी की बात करें, ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस इल हेल्थ ही कुड नॉट अटेंड द कॉलेज, तो ये ऑन अकाउंट ऑफ जो होता है ये कंजंक्शन का काम कर ही नहीं रहा है। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट की बात करें, ही कुड नॉट अटेंड द कॉलेज बिकॉज ही वॉज इल, तो ये जहाँ तक है सही है। ओके, अगला क्या है, बिकॉज ऑफ इलनेस, तो ये भी नहीं है। ठीक है, ये जो है कि क्लोज की तरह नहीं, ये एक फ्रेज की तरह यूज़ हो रहा है, इसलिए ये रॉन्ग है। तो हम पार्ट सी को देखते हैं। पार्ट सी क्या कहता है, ही कुड नॉट अटेंड द कॉलेज बिकॉज ही वॉज इल, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बिकॉज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ध्यान रखना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक प्रिंसिपल क्लोज या एक से ज़्यादा प्रिंसिपल क्लोजेज होंगी और एक सबऑर्डिनेट क्लोज होगी। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 5, चेंज कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। ओके, जैसे अभी हमें पीछे किया सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज किया, अभी हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। ओके, सेंटेंस है, कैन यू टेल मी द प्लेस वेयर योर फादर लिव्स। ओके, कैन यू टेल मी द प्लेस वेयर योर फादर लिव्स। अब देखिए यहाँ पे ये जो वेयर आया है ना, ये कंजंक्शन के रूप में आया है। अब हमें इसे एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो उसमें तो कोई कंजंक्शन होगा नहीं। ठीक है, वो क्या होगा, एक प्रिंसिपल क्लोज की तरह यूज हो रहा होगा। अब फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, कैन यू टेल मी द प्लेस वेयर डज योर लिव। नो, रॉन्ग है, टेल मी द प्लेस वेयर योर फादर लिव। नेक्स्ट इज, यू कैन टेल मी द प्लेस वेयर योर फादर लिव्स, एंड कैन यू टेल मी योर फादर्स रेजिडेंस। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? जैसा कि आप वेयर को देख के ही समझ सकते हो। ठीक है, वेयर क्या है, एज अ कंजंक्शन यूज हो रहा है, और जहाँ भी वेयर यूज हो रहा है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो गए। अब डी पार्ट बचा है, कैन यू टेल मी योर फादर्स रेजिडेंस। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 6 इज प्लूरल ऑफ एनालिसिस। बताइए, एनालिसिस का प्लूरल फॉर्म अगर हमें बनाना है तो क्या होगा। बेसिकली आपको यहाँ पे स्पेलिंग पे फोकस करना है। ओके, तो क्या होगा, एनालिसिस, एनालिसिस और एनालिसिस। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हम इसमें ES एज इट इज ऐड कर देंगे, या फिर SUS हो जाता है लास्ट में, या SES होता है, बस इतनी चीज पर फोकस करना है आपको। यस, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, SES। ठीक है, जब भी हम ये SIS वाले जितने भी वर्ड्स हैं ना, इनका अगर हमें प्लूरल फॉर्म चेंज करना है तो ये हमेशा SES में चेंज होंगे। जिनकी एंडिंग SIS से हो रही है वो जब चेंज करेंगे हम प्लूरल में तो वो SES हो जाता है। इतनी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अब एनालिसिस का जो हम प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, एनालिसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, ANLYSES। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 7, द प्लूरल ऑफ क्राइसिस। देखिए यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है। अब पिछली स्लाइड पे मैं समझा ही चुकी हूँ आपको, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्लूरल बताना है क्राइसिस का। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, क्राइसिस, क्राइसिस एंड क्राइसिस। बताइए कौन सा राइट होगा। जैसा कि मैं अभी बता चुकी हूँ, SES को
किस में चेंज करेंगे, SIS में। ओके, तो देखिए यहाँ पे आई थिंक इसकी फॉर्मेशन में रॉन्ग है थोड़ा सा। यस, प्लूरल ऑफ एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस और प्लूरल ऑफ क्राइसिस। हाँ देखिए यहाँ पे करेक्ट कहा गया है कि एनालिसिस का प्लूरल बनाइए, लेकिन इसमें उल्टा लिख दिया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसे सिंगुलर कर सकते हो आप, कि सिंगुलर ऑफ क्राइसिस क्या होगा, तो ये हो जाएगा CRISIS। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 8, द सिंगुलर ऑफ बैक्टीरिया। बताइए बैक्टीरिया क्या है। देखो ये अभी अपनी प्लूरल फॉर्म में है, अक्सर हम बैक्टीरिया यूज़ करते हैं, बैक्टीरियाज बोल देते हैं प्लूरल को, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। सिंगुलर क्या है, बैक्टीरिया। अब इसका प्लूरल क्या होगा, ऑप्शन है आपके पास, बैक्टीरियम, बैक्टीरियस, बैक्टीरियाज या बैक्टीरियम्स। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। सोचिए और आंसर कीजिए। यस, बैक्टीरिया का सिंगुलर फॉर्म क्या होगा, बैक्टीरियम। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जैसा कि हम डेटा का भी देखते हैं, डेटा क्या है, अपने आप में एक प्लूरल वर्ड है। ओके, अब डेटा प्लूरल है, अब डेटा का अगर हमें सिंगुलर बनाना है तो ये बनेगा डेटम। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है, अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो डेटा का क्या बनेगा, डेटम। ऐसी बैक्टीरिया का बैक्टीरियम, ठीक है। ऐसी एक होता है प्रोपोगेंडा, तो प्रोपोगेंडा का कैसे चेंज करेंगे, वो प्लूरल है प्रोपोगेंडा, और उसको अगर हमें सिंगुलर में बनाना है तो क्या क्या लिख देंगे, प्रोपोगेंडम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 9 इज ईच ऑफ द बॉयज डैश अ प्राइज। बताइए क्या आएगा, ऑप्शन है आपके पास, डिजर्व, डिजर्व्स, इज डिजर्विंग, आर डिजर्विंग। सोचिए, आंसर कीजिए, कौन सी वर्ब फॉर्म सही है यहां पर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। देखिए जब कभी भी आपको इस तरीके का सब्जेक्ट मिलता है, ईच ऑफ द बॉयज, ठीक है, तो हम इसमें बॉयज के अकॉर्डिंग वर्ब को नहीं लगाते, हम ईच के अकॉर्डिंग वर्ब को लगाते हैं, ठीक है। ओके, अब ईच क्या है, ईच तो एक सिंगुलर फॉर्म है। अब सिंगुलर फॉर्म है तो सिंगुलर फॉर्म के साथ हम क्या लगा सकते हैं, देखो ये भी नहीं लगेगा डिजर्व, क्योंकि डिजर्व कब लगता है, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, और ना ही आर डिजर्विंग लग सकता है, तो दो ऑप्शन तो हमारे रॉन्ग हो गए। अब हम बात करते हैं बी और सी ऑप्शन की, ठीक है, बी एंड सी ऑप्शन। अब बी ऑप्शन में कहा गया है डिजर्व्स, ओके, और ये है इज डिजर्विंग। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये सेंटेंस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, सेंटेंस है। अब स्टेटमेंट बेस्ड है, ना कि इसमें कोई कंटिन्यूटी शो हो रही है, या ये कोई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस नहीं है। ये किस टेंस का होगा, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस। तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिजर्व्स, ठीक है। ईच ऑफ द बॉयज डिजर्व्स अ प्राइज। Now moving to the next question. Yes, question number 10 is I dashed the news last night. तो ऑप्शंस आपके पास hear, heard, was hearing, am hearing. क्या होगा इसका राइट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आप टेंसेस को पहचानना जानते हैं तो आप इजीली इनका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अब टेंस, अब जैसे कि आप इसी से समझ सकते हैं, लास्ट नाइट, ठीक है, तो प्रेजेंट की बात तो हो नहीं रही है यहाँ पे, ये तो लास्ट नाइट की बात है, तो प्रेजेंट वाले तो दोनों ऑप्शन रॉन्ग हो गए, ना तो हियर आएगा ना ही एम हियरिंग आएगा, ठीक है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक है हर्ड और एक है वाज हियरिंग। तो क्या किस तरीके का फॉर्मेशन होगा, क्या हम लास्ट में जो कंटिन्यूटी चल रही थी उसके बारे में बात कर रहे हैं, या फिर लास्ट में जो घटना घट चुकी है, घट के उसे काफ़ी टाइम बीत चुका है, इस बारे में बात कर रहे हैं। लॉजिक लगाइए, ठीक है। लास्ट में अगर देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्या आना चाहिए यहाँ पे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, जो बीते कल में बात चल रही थी उसके बारे में हमने जिक्र शुरू किया है, ठीक है। और एक चीज़ होती है जो काफ़ी समय पहले ख़त्म हो चुकी थी,
अगर इसकी बात करें तो वो होता है सिंपल पास्ट टेंस। और सिंपल पास्ट टेंस में क्या करते हैं हम, उसका रूल होता है जब भी कोई असर्टिव सेंटेंस आए, ओके, तो असर्टिव सेंटेंस में क्या करना है, हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ कर देना है, ओके। ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में यूज़ नहीं होगी, सिर्फ असर्टिव सेंटेंस के साथ यूज़ होगी। अब यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस ही है और हियर की सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, हर्ड, ओके। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आई हर्ड द न्यूज़ लास्ट नाइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट, यस। क्वेश्चन नंबर 11, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड डैश यू, ओके। तो इस ब्लैंक में क्या आएगा वो हमें बताना है। ऑप्शंस है आपके पास, टू सीइंग, टू सी, टू हैव, फॉर सीइंग। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, टू सी यू, टू हैव यू, फॉर सीइंग यू। सोचिए और आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू seeing you, okay. Option number A is the right answer. Now moving to the next question. Yes, question number 12 is, they are still working, they dash finished. Options है haven't, hadn't, hasn't या didn't. सोचिए क्या आ सकता है। यहाँ पर भी हमें टेंस को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये कह रहा है दे आर स्टिल वर्किंग, मतलब वो अभी भी काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पास्ट की तो बात हो नहीं रही है यहाँ पे, ठीक है। तो पास्ट वाले दोनों ऑप्शन हमारे कट हो जाएंगे, जैसे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का ऑप्शन है हैडंट, ये भी कट हो जाएगा, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ऑप्शन है डिड नॉट, ये भी कट हो जाएगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक तो आता है हैवंट और एक आता है हैजंट। तो आप इजीली समझ सकते हैं, दे आ रहा है यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है। अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे? हैवंट, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 13 इज, यू शुड रिफ्रेन डैश टेलिंग अ लाई। तो क्या आना चाहिए? टू, एट, फ्रॉम, फॉर। रिफ्रेन के साथ क्या लगता है? रिफ्रेन, refrain to, refrain at, refrain from, refrain for. What is the correct answer? सोचिए और आंसर कीजिए। और जैसा कि हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ, आपको क्या करना है, अपनी स्कोरिंग खुद करनी है, ठीक है। अपने इवेल्युएटर खुद बनिए और आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं उनकी जांच कीजिए, ओके। और आपको अब से कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताना है कि आपका स्कोर क्या बन रहा है, ओके। क्या होगा इसका राइट आंसर? यू शुड रिफ्रेन डैश टेलिंग अ लाई। यस, देखिए हमेशा ध्यान रखें कि रिफ्रेन के साथ एक ही प्रपोजिशन फिक्स्ड यूज होती है जिसका नाम है फ्रॉम। रिफ्रेन फ्रॉम टेलिंग अ लाई, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 14 इज, ही इज इल डैश फीवर। तो बताइए, इल विद फीवर, इल फ्रॉम फीवर, इल बाय फीवर या इल फॉर फीवर? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। ही इज इल विद फीवर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रीपोजिशन से हमेशा काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा तो नहीं है कि प्रीपोजिशन को कोई रट सकता है, आपको इसके यूज़ को समझना होगा। और अगर आपको इसके यूज़ को समझना है तो उसके लिए क्या करना होगा? मोर एंड मोर रीडिंग, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। आई वॉज डिप्राइव्ड डैश माई लिबर्टी। तो क्या आना चाहिए? कौन सी प्रपोजिशन यूज होगी डिप्राइव्ड के साथ? डिप्राइव्ड बाय, डिप्राइव्ड फ्रॉम, डिप्राइव्ड ऑफ या डिप्राइव्ड फॉर? जैसा कि आप पढ़कर सुनकर ही समझ सकते हैं, अगर आप रीडिंग प्रॉपरली करते हैं तो आप आसानी से इन्हें आंसर कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि पढ़ के ही अंदाज़ा लगता है कि कौन सा प्रपोजिशन यूज होगा,
डिप्राइव्ड के साथ क्या यूज होगा? सोचिए और आंसर कीजिए। देखिए, डिप्राइव्ड के साथ हमेशा एक फिक्स्ड प्रपोजिशन चलता है, वो है ऑफ, डिप्राइव्ड ऑफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई वॉज डिप्राइव्ड ऑफ माई लिबर्टी। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 16 इज आई सेट डैश द शेड ऑफ ट्री। बताइए, आपके पास ऑप्शंस हैं ऑन, एट, इन, अंडर। तो बताइए क्या आना चाहिए? शेड कहते हैं छाँव को, ठीक है, पेड़ की छाँव। आई सेट डैश द शेड ऑफ ट्री, तो ऑन द शेड ऑफ ट्री, एट द शेड ऑफ ट्री, इन द शेड ऑफ ट्री या अंडर द शेड ऑफ ट्री। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखिए, हालांकि हमें पढ़ने से या मीनिंग निकालने से यही समझ आता है कि अंडर आना चाहिए, लेकिन अंडर रॉन्ग है। ठीक है, हम शेड के अंदर बैठते हैं, ना कि उसके नीचे। ठीक, हम पेड़ के नीचे तो बैठते हैं, अंडर द ट्री तो होगा, लेकिन शेड आ रहा है तो शेड के साथ हम इन का यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ए नहीं है, सी। ठीक, आई सेट इन द शेड ऑफ ट्री, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 17 इज करेक्ट वन प्रोवर्ब। ओके, प्रोवर्ब को सही करना है। ऑप्शन है आपके पास, लिव नॉट टू ईट बट टू लिव, बी है लिविंग फ्रॉम हैंड टू फीट, सी है लव माई डॉग, डी है मेक ए वाइल द सन शाइन्स। बताइए, इसमें कौन सी करेक्ट है? एक प्रोवर्ब है जो बिल्कुल करेक्टली लिखी हुई है, उसे बताना है, बाकी तीन रॉन्ग है। क्या होगा इसका राइट आंसर? लिविंग नॉट टू ईट बट टू लिव, लिविंग फ्रॉम हैंड टू फीट, लव मी लव माई डॉग एंड मेक ए वाइल द सन शाइन्स। सोचिए और आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिविंग फ्रॉम हैंड टू फीट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 इज कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोवर्ब बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड। देखिए, इस प्रोवर्ब को पूरा करना है। सेंटेंस है हमारे पास, अ बर्न चाइल्ड रीड्स द डैश। क्या आएगा? रीड्स द थिंग्स क्लाउड वाटर फायर। सोचिए और आंसर कीजिए। देखिए, ये बेसिकली एक कहावत है ना हिंदी में, उसी का है, उसी का ट्रांसलेशन है ये। क्या है कि दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है, वो वाला है ये। ठीक है, आ बर्न चाइल्ड रीड्स दी प्रोवर्ब क्या आएगी आगे? सोचिए और आंसर कीजिए। आ बर्न चाइल्ड रीड्स दी फायर। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, करेक्ट प्रोवर्ब। ओके, इसमें से करेक्ट जो प्रोवर्ब है वो बतानी है। ऑप्शन ए है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ हैप्पीनेस, या फिर नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जैसा कि आप सुन ही चुके हैं, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ एनमिटी या नेसेसिटी इज द मदर ऑफ प्राइड। तो कौन सा करेक्ट प्रोवर्ब है? अक्सर आप सुनते हैं इसे, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स। बताइए, इसमें करेक्ट वर्ड्स क्या आएंगे? वर्ड्स क्या आएंगे? स्वीट आर यूजेस ऑफ डैश, प्रॉस्पेरिटी, एडवर्सिटी, वेटिंग, लेबर। स्वीट आर द यूजेस ऑफ। सोचिए और आंसर कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? Yes, sweet are the uses of adversity. Okay, option number B is the right answer. This is also a proverb. ये भी याद रखना है कि ये भी एक proverb है। proverb कहते किसे हैं वैसे? कहावत या मुहावरों को हम proverb बोल देते हैं। ठीक है, तो sweet are the uses of adversity.
नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, question number 21. Songs dash sung in his memory. ऑप्शंस है आपके पास is, were, had, been. क्या आना चाहिए? देखिए ये जो सेंटेंस है ना, ये पैसिव वॉइस में है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. ठीक है, पैसिव वॉइस में क्यों है? क्योंकि सॉन्ग्स को कोई ना कोई तो गा रहा होगा ना. यहाँ पे सॉन्ग जो है वो एक ऑब्जेक्ट था जिसे एज अ सब्जेक्ट बना दिया गया है. ठीक, अब इसके अकॉर्डिंगली अगर हम पैसिव वॉइस की फॉर्मेशन देखें तो उसमें क्या आना चाहिए? देखिए हैड या बीन तो आएगा नहीं, सी और डी तो रॉन्ग हो गए. अब हमें इज और वर को देखना है कि क्या ये इसमें इज यूज होगा या वर ज़्यादा सही लग रहा है. तो देखिए सॉन्ग्स क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल के साथ तो हम इस वैसे भी यूज़ नहीं करेंगे, तो हमारा एक ही ऑप्शन बचा वर. ठीक, तो सॉन्ग्स वर संग इन हिज मेमोरी. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, क्वेश्चन नंबर 22. फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल वर्ड. ये प्रोवर्ब बोल लीजिए. ठीक है, क्या है? रोम वॉज नॉट बिल्ट इन डैश. देखिए ये भी एक प्रोवर्ब है जिसे आपको कंप्लीट करना है. क्या आएगा? रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ ईयर, इन अ डे, इन अ सेंचुरी, इन एन आवर. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखिए ये एक हिंदी में कहावत है, हथेली पर सरसों नहीं जमती, तो उसी का ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है. रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे. ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, question number 23. Choose error. ओके, यहाँ से एरर फाइंडिंग का क्वेश्चन है. अब यहाँ पे क्या है, एक ही सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड, इनफैक्ट 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है. 4th ऑप्शन हमारा नो एरर का है. अब इन तीनों पार्ट्स में हमें देखना है कि किस पार्ट में इसके एरर है. फर्स्ट में यू लिखा है ओनली, तो इसमें तो कोई एरर हो ही नहीं सकता. नेक्स्ट देखें तो नीड नॉट टू वरी, यू नीड नॉट टू वरी, तो क्या इसमें कोई एरर है? सोचिए और आंसर कीजिए. क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? देखिए वरी, इसमें भी कोई एरर नहीं है और यू में भी. इसके पार्ट बी में ही एरर है. रीड नॉट टू ना आके नीड नॉट वरी आएगा. ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, क्वेश्चन नंबर 24. He is a let down with fever. No error. बताइए कौन से पार्ट में इसके एरर है. यहाँ भी एरर फाइंडिंग का ही क्वेश्चन है और सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है ये आपको बताना है. He is a laid down with fever. देखिए इसमें ए तो नहीं आएगा, तो ए तो ये शायद टाइपिंग का एरर है, इसे हम हटा ही देते हैं. अब आएगा ही इज. अब लेट डाउन क्या यहाँ पे करेक्ट है, इसी पार्ट में एरर है, पार्ट बी रॉन्ग है. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, क्वेश्चन नंबर 25. आई आस्क्ड हिम वेयर डिड ही लिव्ड और नो एरर. बताइए किस पार्ट में इसके एरर है? सोचिए और आंसर कीजिए. आई आस्क्ड हिम वेयर डिड ही लिव्ड. देखिए पहला ऑप्शन सही है, आई आस्क्ड हिम, लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो ये देखिए एक इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है जिसमें जो वेयर आया है ना, ये कंजंक्शन के रूप में काम कर रहा है. ठीक है, और अगर ये कंजंक्शन है तो कंजंक्शन के तुरंत बाद तो सब्जेक्ट का यूज होगा, ना कि हेल्पिंग वर्ब का. तो ठीक है, यहाँ पे डिड जो है ये रॉन्ग है, बस डिड हट जाएगा, बाकी सारा सही है. आई आस्क्ड हिम वेयर ही लिव्ड. ओके, तो पार्ट बी में एरर है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 26. आई एम टू हेल्प यू. अब इसको पैसिव वॉइस में हमें चेंज करना है, तो पैसिव वॉइस में क्या बनेगा इसका? आई एम टू हेल्प यू. ए है यू हेल्प्ड मी, यू आर हेल्प्ड बाय मी, यू आर टू बी हेल्प्ड बाय मी,
आई एम टू बी हेल्प्ड बाय यू. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? जैसा कि कहा गया है आई एम टू हेल्प यू, तो इसमें यू को ही हम एज अ सब्जेक्ट लेंगे. अब यू तो इन तीनों में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो इसे कट कर देते हैं क्योंकि डी पार्ट नहीं होगा. ओके, अब हम इन तीनों में देखते हैं. यू हेल्प्ड मी, आई एम टू हेल्प यू, तो इसका तो टोटल अपोजिट मीनिंग हो गया, ए पार्ट रॉन्ग हो गया. अगर हम बी और सी में देखें, यू आर हेल्प्ड बाय मी, क्या ये राइट है? जैसा कि इसमें कहा गया टू हेल्प, ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग हम पार्ट सी को लेंगे. यू आर टू बी हेल्प्ड बाय मी. ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, एक्टिव वॉइस. ठीक है, बाय व्हाट वर यू मेड हैप्पी. देखिए ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे. बी की फॉर्म दी हुई है वर, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है. अब हमें इसे वापस एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे. एक्टिव वॉइस में बाय व्हाट वर यू मेड हैप्पी, तो क्या बनेगा? व्हाट मेड यू हैप्पी, व्हाट वाज मेड हैप्पी, व्हाट वाज मेकिंग यू हैप्पी, एंड व्हाट वाज मेड यू हैप्पी. सोचिए और आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? देखिए पैसिव वॉइस में अगर वाज वर हो, ठीक, तो ये कब लगता है बेसिकली? जब हमारा सेंटेंस सिंपल पास्ट का होगा. ठीक है, अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट में है, तो जब हम उसे एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं तब हम उसमें वाज वर का यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस के साथ. ओके, ना कि सिंपल पास्ट के में. अब वापस हमें उसे एक्टिव में चेंज करना है तो हम उसे सिंपल पास्ट के टेंस में चेंज करेंगे. ठीक, अब सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है? अगर कोई सेंटेंस असर्टिव या फिर इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन का हो, ठीक है, इंटेरोगेटिव भी बेसिकली कभी कभी यूज़ होगा. ठीक, जैसे हु के साथ यूज़ हो गया या फिर वर्ड के साथ यूज़ हुआ है. ठीक, तो उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं. ठीक है, अगर कहीं पे हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो वो रॉन्ग हो जाएगा. अब जैसे इस सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब है वाज, तो ये रॉन्ग है क्योंकि हमें सिंपल पास्ट टेंस बनाना है, और सिंपल पास्ट टेंस में कभी भी एक्टिव वॉइस में कोई वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होते. ओके, तो ये वाज रॉन्ग हो गया. अब इसमें भी हेल्पिंग वर्ब है वाज, ये भी रॉन्ग. इसमें भी हेल्पिंग वर्ब है वाज, ये भी रॉन्ग. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. व्हाट मेड यू हैप्पी. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, क्वेश्चन नंबर 28, दिस बुक इज सेलिंग वेल. अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए. कहा गया है दिस बुक इज सेलिंग वेल, क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन है आपके पास, दिस बुक इज सोल्ड वेल, दिस बुक इज बीइंग सोल्ड वेल, सेलिंग ऑफ द बुक इज बीइंग वेल, या दिस बुक वाज सोल्ड वेल. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए. क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए यहाँ क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसमें इज आर एम, वो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेंगे इज आर एम, और उसके साथ में प्लस में बीइंग का यूज़ करते हैं. किसका यूज़ करेंगे? बीइंग, BEING. ओके, फिर वर्ब थर्ड यूज़ होगी. तो यहाँ पे याद रहे हमें हेल्पिंग वर्ब जो है इज, अब उसको बीइंग भी ऐड करना है इसके साथ. तो यहाँ पे कोई बीइंग नहीं है, ये रॉन्ग हो गया. यहाँ पे कोई बीइंग नहीं है, ये है. ओके, इसे रखते हैं होल्ड पे. आगे देखते हैं, यहाँ पे कोई बीइंग नहीं है, ये भी रॉन्ग हो गया. अब हमारे पास बी और सी पार्ट बचे हैं. ओके, अब यहाँ पे कहा गया है सेलिंग ऑफ द बुक इज बीइंग वेल, तो ये तो रॉन्ग हो गया क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो कहीं यूज हुई नहीं. ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. दिस बुक इज बीइंग सोल्ड वेल. ठीक है, सोल्ड भी आ गया, इज बीइंग भी आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, करेक्ट वन. बताइए इसमें से किसकी स्पेलिंग आपको करेक्ट दिख रही है? सोचिए और आंसर कीजिए. क्या होगा इसका राइट आंसर? कौन सी स्पेलिंग इसमें से राइट है?
यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसकी स्पेलिंग होती है IRRECONCELIABLE। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, यहाँ पे भी स्पेलिंग सही है। कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है ये आपको बतानी है मॉन्स्टरस की। देखिए और आंसर कीजिए। मॉन्स्टरस, देखिए MONST, ये तो सभी में दिया गया है। अब टी के आगे वाली स्पेल को ध्यान से देखना है। TROUS, TEROUS, TOROUS या TOROS। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, MONSTROUS। ओके, तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जैसा कि आप जान ही चुके हैं कि मेरे चैनल का टाइटल अब चेंज हो चुका है, लेट्स स्टडी साथ साथ। ओके, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, शेयर करना है, ठीक। और साथ ही मेरी प्रीवियस वीडियोस को भी आपको इसी तरीके से देखना है, ठीक। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।